तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर या लैंग्वेज ऑफ जर्नलिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें लैंग्वेज का स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर में या जर्नलिज्म में यूज़ की जाती है उसका स्टाइल क्या होता है। तो स्टाइलिस्टिक से ये रिलेटेड है, एक अहम टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू अकाबंडू इज अ रिटन पब्लिकेशन containing news, information, and advertisement, usually printed on low-cost paper called newsprint. एकबंडू जी एक शख्स है, उसके मुताबिक न्यूज़पेपर जो है उसमें इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट होती है और ये बिल्कुल कागज़ प्रिंटेड शीट पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम न्यूज़ प्रिंट या न्यूज़पेपर कहते हैं। तो इसी तरह आगे कहता है कि इट इज़ प्रिंटेड पब्लिकेशन इशूड एट रेगुलर क्लोज इंटरवल्स, स्पेशली डेली और वीकली, consisting of folded unstapled sheets and often containing current news, comments, features, articles, advertising and correspondence। तो इसमें आगे ये बताया गया है कि न्यूज़पेपर जो होते हैं वो प्रिंटेड पब्लिश होते हैं, जो कि रेगुलर यानी कि कुछ वक्फों के बाद, कुछ दिनों के बाद या रोज़ाना के बेस पर या हफ्ते की बाद जो होते हैं ये शाया होते हैं और बग़ैर स्टेपलर की हुई शीट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो ये भी बताता है कि इसमें जो न्यूज़ होती हैं वो किस तरह की होती है। ये ताज़ा तरीन हालात हाज़रा की ख़बरों, तबसरों, आर्टिकल, इश्तिहारात और ख़त ख़ताबत पर मुश्तमिल होता है। तो न्यूज़पेपर्स हैव आल्सो चिल्ड्रन स्टोरीज़, जोग, रिडल्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि इसमें बच्चों की कहानियाँ, लतीफ़े, पहेलियाँ और खेलों की ख़बरें भी शामिल होती है। लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ न्यूज़। तो लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा जिस तरह की ख़बर होगी उस तरह के स्टाइल से रिलेटेड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। न्यूज़ हैव सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स एज रिटन इन पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, एडवर्बल टू लिंक पैराग्राफ, फॉर्मल टून एक्स्ट्रा। न्यूज़ या जर्नलिज्म में कुछ अहम फीचर्स हैं और जो कि न्यूज़ को पास्ट टेंस में लिखना, रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करना और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से रोज़मर्रा बोले जाने वाली लैंग्वेज या स्टाइल में मिलाना, और इसकी जो टून होती है वो फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती, यानी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह शामिल होते हैं। कि देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग वेज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेज है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो कहता है कि लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया शॉर्ट वर्ड्स। शॉर्ट वर्ड्स क्या होता है कि बहुत ही कम 2 या 3 अल्फाज लिखे जाते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, यानी पूरी की पूरी जो जब हम हेडलाइंस पढ़ते हैं तो उस हेडलाइंस का जो तफसील होती है वो किसी और पेज पर होती है, लेकिन जो हेडलाइंस वाला पेज होता है जो फ्रंट पर होता है उसमें सिर्फ उसकी हेडिंग लिखी होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि हेडलाइंस ऑफन यूज़ वेरी शॉर्ट वर्ड्स टू मेक एन इम्पैक्ट। हेडलाइंस जो मुश्तमिल होती है वो शॉर्ट वर्ड्स पर होती है ताकि इसका इम्पैक्ट हो, असर हो पढ़ने वालों पर। दीज आर समटाइम्स वायलेंट वर्ड्स, इसमें कुछ नामुनासिब अल्फाज भी होते हैं जैसे कि ठग बैटल्स। ठग बैटल्स यहाँ पर एक फ्रेज़ इस्तेमाल की गई है। अब हम देखते हैं कि आखिर ठग बैटल्स होता क्या है। अ ठग इज़ अ वायलेंट पर्सन एंड अ बैटल इज़ अ फाइट। तो यहाँ पर ठग जो है वो एक नाउन है जिसे हम कह सकते हैं कि एक तशद्दुद पसंद शख्स है, एंड अ बैटल इज़ अ फाइट, और बैटल का मतलब यहाँ पर लड़ाई करना या झगड़ा करना है। तो इसमें यह बताया गया है कि एक तशद्दुद पसंद शख्स है जो कि झगड़ा कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। दिस हेडलाइन कुड आल्सो रीड सम ठग्स हैव बीन फाइटिंग। तो ये अगर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं, तशद्दुद पसंद लोग हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। होवेयर दिस डज नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट एज अ शॉर्ट हेडलाइंस अबव। ताहम ये जिस तरह हमने डिटेल में सारी की सारी चीज़ पढ़ी है ये उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल रही जैसा कि हमने सिर्फ शॉर्ट वर्ड में जो हेडलाइंस में पढ़ा है कि ठग बैटल जो हमने वर्ड पढ़ा है, उस तरह के ये पूरी की पूरी डिटेल में हम जब लाइन को पढ़ते हैं तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालती।
कि यहाँ पर अगला जो फीचर है वो है ओमिटेड वर्ड्स। ओमिटेड वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हेडलाइंस से मेन मेन चीज़ों को निकाल देना, यानी बाद दफ़ा वर्ब का निकाल देना, बाद दफ़ा यानी भी शॉर्ट करके लिख देना, बिल्कुल मुख्तसर कर। लाइन्स ऑफन डू नॉट इंक्लूड वर्ब एंड आर्टिकल। तो इसमें क्या होता है, वर्ब नहीं होता, यानी जो एक्शन किया जा रहा वो नहीं होता, और आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ये है कि ए, एन और दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे, मोर एमपी रिजाइनेशन ओवर एक्सपेंसिव रो। यहाँ पर जो मोर एमपी रिजाइनेशन ओवर एक्सपेंसिव रो है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, ये क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ वी पुट दिस इनटू स्पोकन इंग्लिश, अगर हम इसी बात को स्पोकन इंग्लिश में बोलें तो देन द सेंटेंस वुड रीड, तो इस सेंटेंस को हम इस अंदाज में पढ़ सकते हैं कि मोर एमपीज हैव रिजाइंड ओवर द रो अबाउट एक्सपेंसेस, के जो बहुत सारे एमपीज हैं उन्होंने जो एक्सपेंसिव हैं, जो उनके खराजात हैं, उनकी बुनियाद पर क्या किया है कि अपन रिज़ाइन कर दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है कि दिस मीन्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव लेफ्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट ओवर व्हाट दे शुड बी एबल टू क्लेम ऑन एक्सपेंस। क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई एक ऐसी जो है क्लेम किया है किसी बात पर कि हमारे अखराजात जो बहुत ज़्यादा है, तो इस बुनियाद पर हमें क्या किया जाए, हमारे तनख्वाह में इजाफा किया जाए, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट हुई है, उस पर जो राय नहीं ली गई, कोई उसकी बात को नहीं सुना गया, तो इसलिए उन्होंने जो एमपीएस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एन अदर एग्जाम्पल वुड बी न्यू फ्लड अलर्ट। यहाँ पर एक और भी अलहदा एक एग्जाम्पल दी गई है, और इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया है कि न्यू फ्लड अलर्ट। अब न्यू फ्लड अलर्ट जो है वो हेडलाइन है, और इसका जो मतलब अगर डिटेल में देखेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा, दिस मीन्स डैट देयर हैव बीन वार्निंग डैट देयर कुड बी मोर फ्लडिंग। तो इसका मतलब पूरे का पूरा ये बनता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन या वार्निंग दी जा रही है कि ज़्यादा किसी यानी भी फ्लड दोबारा आने का भी ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ लिखा हेडलाइन में ये है कि न्यू फ्लड अलर्ट। तो अगला है वर्ड प्ले। वर्ड प्ले एक अहम रोल प्ले करता है जब भी हम अखबारात को पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह का मुताला करते हैं। वर्ड प्ले का मतलब होता है कि अल्फाज के साथ खेल करना, अल्फाज के साथ खेलना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने जिनके डबल मीनिंग हो। यानी भी एक हेडलाइन में कोई वर्ड हमने लिखा तो उसका हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इसके दो मीनिंग होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा होता कि आखिर इसका वाज़ह मतलब क्या है। तो हेडलाइंस में ऐसा होता है, लेकिन जब हम इसकी डिटेल को पढ़ते हैं तो फिर जाकर क्लियर हो जाता है। तो वर्ड प्ले के यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ड्स विद टू डिफरेंट मीनिंग इन इंग्लिश कैन बी यूज्ड इन एन अम्यूजिंग एंड एंटरटेनिंग वे। तो दो मीनिंग यानी डबल मीनिंग रखने वाले जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लोगों को एंटरटेन भी करते हैं और अम्यूज़ भी करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ पन। और इस तरह की जो टेक्निक है, इसको हम स्टाइलिस्टिक या लिंग्विस्टिक के हिसाब से देखें तो इसको हम पन कहते हैं, और पन का मतलब होता है वर्ड्स के साथ प्ले करना, वर्ड्स के साथ खेलना। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट शिफ्टेड डेट्स पॉइंट बाय मिस्टर सरकोजी। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी लाइन लिखी गई, शॉर्ट शिफ्टेड डेट फाइंड बाय मिस्टर सरकोजी। यहाँ पर हमें हेडलाइन में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि आखिर क्या चीज़ बताई जा रही है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, आगे हम पढ़ते हैं क्या हो सकता है, दिस हेडलाइंस प्लेज विद द वर्ड शॉर्ट शिफ्टेड। तो यहाँ पर जो ये जो हेडलाइन है ये प्ले कर रही है, खेल रही है शॉर्ट जो शिफ्टेड वर्ड इस्तेमाल किया गया उसके साथ, मीन्स डैट देयर आर नॉट इनफ स्टाफ टू डू जॉब। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है जो कि वर्क करता है। किसी फैक्ट्री की बात हो रही है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसका मतलब जो है वो सिंपल मतलब ये है कि जो स्टाफ काम करने वाला है वो बहुत कम है। होवेयर दिस आर्टिकल रेफर्स टू द फैक्ट डैट। और अगर हम इस आर्टिकल के जो हकीकत की बात करें तो ये हमें बताता है कि ड्यूरिंग अ विज़िट अ फैक्ट्री, की एक फैक्ट्री का विज़िट किया गया है, ऑल द स्टाफ, जितने भी स्टाफ है, ही वाज इंट्रोड्यूस, उसके साथ इंट्रोड्यूस, एक शख्स है उसके साथ जो मिस्टर सरकोजी, उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया है। टू वर शॉर्ट बिकॉज ही इज़ ओनली 1.7 मीटर,
क्योंकि उसका जो कद है वो बहुत ही कम है, 1.7 मीटर है जब उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इस मकसद के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए गए कि शॉर्ट शिफ्टेड, डेट्स फाइन मिस्टर सरकोजी, कि उसका कद बहुत कम है और ये मिस्टर सरकोजी के लिए काफ़ी है। तो इसके बाद एक अदर एग्जांपल भी यहाँ पर बयान की गई है कि यहाँ पर लिखा गया है कि पुलिस फाउंड ड्रंक इन। तो अब यहाँ पर जो क्लियर बात नहीं हो रही कि आखिर इस का मतलब क्या है, इस हेडलाइंस का मतलब क्या है। दिस हेडलाइंस प्लेज विद द वर्ड ड्रंक, और ये जो प्ले कर रही है, जो खेल खेला जा रहा है, वो वर्ड ड्रंक के साथ खेला जा रहा है। वन मीनिंग इज दैट द पुलिस वर फाउंड ड्रंक इन द स्ट्रीट। एक इसका मीनिंग ये निकलता है कि पुलिस को देखा गया है, पुलिस को पाया गया है कि वो शराब नोशी कर रही है। पुलिस को कुछ शख्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं। द सेकेंड मीनिंग इज डैट द पुलिस फाउंड अ ड्रंक मैन इन द स्ट्रीट, और दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि पुलिस ने किसी एक शराबी को स्ट्रीट में क्या किया है, गली में शराब पीते हुए देखा है या उसे पाया है। तो इसी तरह नॉन स्ट्रिंग्स भी होते हैं। नाउन स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे क्या कर देने, सिर्फ नाउन का इस्तेमाल कर देना, उसमें वर्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ आल्सो कॉमन टू हैव अ रो ऑफ नाउन्स इन अ हेडलाइन। तो इसमें यह बताया गया है कि एक हेडलाइन में बहुत सारे एक रो होती है, एक लाइन होती है जिसमें सिर्फ नाउन के बारे में बताया गया होता है, और ये नाउन भी कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर्स ट्रैफिक हेडिक। तो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर जो है वो नाउन है, और ट्रैफिक भी नाउन है, और हेडिक भी एक सर दर्द की बीमारी को कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि दिस मीन्स डैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ हैड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद ट्रैफिक, कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो सफ़र कर रहे थे उसे ट्रैफिक के दौरान किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो एन अदर एग्जाम्पल वुड बी टीन एज प्रेगनेंसी इंक्रीज। यहाँ पर एक और भी एग्जाम्पल है जो लिखा गया कि टीन एज प्रेगनेंसी इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स डैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन टीन एज प्रेगनेंसी। यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नौजवान लड़कियों में जो हामला होने की शरह है वो बढ़ती जा रही है। तो अगली यहाँ पर जो है वो इलिट्रेशन है, और इलिट्रेशन का मतलब होता है किसी एक साउंड को, यानी कि बार बार रिपीट करना, इसको हम इलिट्रेशन कहते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन पोइट्री, ये ज़्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल की जाती है, एज वेल एज न्यूज़पेपर्स, और इलिट्रेशन का यूज़ न्यूज़पेपर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर यूज्ड इट टू अट्रैक्ट द आई एंड मेक इट मोर मेमोरेबल। तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक तो इस तरह के जो बार बार किसी साउंड को रिपीट किया जाता है, ये जो लोगों की तवज्जो है उसको खींचती है, और लोग इस तरह के न्यूज़पेपर को आसानी के साथ याद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है कि मीडिया मेक्स मोडोना मैड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मीडिया भी जो वर्ड है वो एम से शुरू हो रहा है, इसी तरह मेक्स भी जो है वो वर्ड एम से शुरू, मोडूना भी और मेड भी, ये चारों के चारों वर्ड्स जो हैं वो 4 दफ़ा एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं, यानी एम से शुरू हो रहे हैं। तो इसके बाद आ जाता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का जो वर्ड है, एम्बिग्यूटी का मतलब ऐसा होता है कि कोई छुपा हुआ, कोई पेचीदा सा मीनिंग रखने वाले अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खुफिया हो, जिनका मीनिंग जो है वो गैर वाज़िह हो, तो इसको हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। हेडलाइंस ऑफन एम्बिगुअस मेकिंग द रीडर लुक एट द आर्टिकल। तो जब भी कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल हेडलाइंस में किया जाता है ताकि जो रीडर, जो पढ़ने वाले हैं, उनका ख्याल जो है वो आर्टिकल की डिटेल को पढ़ने के लिए खींचा जाए, यानी भी अल्फाज हेडलाइन में कुछ इस तरह के दिए जाते हैं कि तब जब तक वो किसी आर्टिकल को मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। इफ़ वी टेक द अबव हेडलाइन, अगर हम ऊपर जो बयान की गई एक हेडलाइन है उसके बारे में बात करें, द वर्ड मैड, जो यहाँ पर जो वर्ड मैड ऊपर इस्तेमाल किया गया था, जो कि लिखा गया था मोडोना मैड वाला, तो उसकी अगर हम बात करें तो मैड इज़ एम्बिगुअस, ये एक पेचीदा सा, एक गैर वाज़िह सा वर्ड है, बिकॉज इट कुड मीन इन सेंस, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पागल करना या पागल होना है।
आर इट कुड बी मीन वेरी एंग्री, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ करना या बहुत ज़्यादा नाराज़ होना भी है। आल्सो द वर्ड ड्रंक इज एम्बिगुअस, और इसी तरह ऊपर एक वर्ड ड्रंक भी बयान किया गया है जिसका मतलब हमने दो तरह से लिया गया था कि या तो पुलिस को शराब नोशी करते हुए किसी ने देखा है, या पुलिस ने किसी शख्स को शराब नोशी करते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह वाज़िह तौर पर नहीं। यानी भी वर्ब चेंज का मतलब ये होता है कि बहुत ही बड़ी हेडलाइंस बन रही हो, जिस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं और इसी वो उसकी डिटेल बहुत लेंथी हो जाती है, तो उसकी बजाय जो वर्ब है वो सिंपल वाली यूज़ की जाती है, यानी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब आर ऑफन चेंज्ड इन हेडलाइंस, तो वर्ब जो है वो हेडलाइंस में अक्सर चेंज कर दी जाती हैं। द सिंपल टेंस इज़ यूज्ड, सिंपल जो सारे छोटे टेंसेस होते हैं जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वगैरह, इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंसेस, जो कि कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट टेंसेस की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूचर, और इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है जो कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ जुमले को शुरू करते हैं। इस तरह यानी भी जुमलों को बस लिख दिया जाता है शॉर्ट सा, पूरे का पूरा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन रिज़ाइंस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र किया गया है कि ब्राउन रिज़ाइंस, ब्राउन रिज़ाइन करता है। ब्राउन एक शख्स है, उसने रिज़ाइन किया है, यानी वो करता है। तो अगर हम इसकी डिटेल के बारे में जाएं तो ये पूरा जुमला इस तरह बनेगा कि दिस इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्राउन हैज़ रिज़ाइंड, कि ब्राउन ने क्या कर दी है, रिज़ाइंड कर चुका है, ये इसका पूरा टेंस बनता है। तो एन अदर एग्जांपल वुड बी पीएम टू विजिट यूएसए। अब पीएम का मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि पीएम है कौन, और ना ही यहाँ पर जो है ना कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और ना ही इसमें वर्ब जो है वो क्लियर बता रही है कि कौन सा टेंस है। तो अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो टेंस कुछ इस तरह से बने, द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट द यूएसए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त अपने भाई इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।